Hello family, welcome to my channel. Today we start a chapter that is natural disaster which come under the book of disaster under the syllabus of disaster management. So let's begin with this chapter. Natural disaster which includes events like earthquake, hurricanes, flood, wildfires, tsunamis shows the immense power of nature. The events that come under the natural disasters is earthquake. We have so lots of earthquake, हरिकेन्स, फ्लड्स, वाइल्ड फायर्स मतलब जो जंगलों में आग लग जाती है, सुनामीज जो बाढ़ आ जाती है, शोज़ द इमेंस पावर ऑफ नेचर। यानी कि जो नेचर की जो पावर है ना वो बहुत बढ़ जाती है। मतलब आप नेचर की प्रगति के आगे स्वयं नारायण की नहीं चली। तो जो पावर है ये सब क्या दिखाती है, नेचर अपना रुद्र रूप दिखाती है। तो दैट शोज़ द इमेंस पावर ऑफ नेचर। These disasters result from geological, meteorological or hydrological forces and can lead to the widespread destructions and human miseries. दिस डिज़ास्टर मतलब ये सब डिज़ास्टर क्या है, कोई जियोलॉजिकल डिज़ास्टर है, कोई मेट्रोलॉजिकल, अगर कोई चीज़ क्लाइमेट से जुड़ी है वो मेट्रोलॉजिकल डिज़ास्टर हो गया। हाई जो पानी से जैसे सुनामी वगैरह आ गई, फ्लड आ गई, क्या हाइड्रोलॉजिकल फोर्सेस हैं। तो जो चीज़ वाटर से जुड़ी है, जो चीज़ लैंड से जुड़ी है वो हो गया जियोलॉजिकल फोर्सेस। मिटिगेशन दिस डिजास्टर इज़ क्रूशियल टू सेफगार्ड लाइव्स, प्रॉपर्टी एंड इकोसिस्टम। और इन सब का जो मिटिगेशन है यानी कि जो स्टेप दैट्स रिड्यूस और प्रिवेंट दी डिज़ास्टर, मतलब उससे हम बच जाएं एक तरह से। हम उसका क्या करें, मतलब हम उसको नेचर की फोर्स को, नेचर के डिज़ास्टर को रोक नहीं सकते हैं। वी कांट स्टॉप अ नेचुरल डिज़ास्टर बट वी कैन मिटिगेट सो दैट देयर इम्पैक्ट कैन बी रिड्यूस। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इम्प्लीमेंट मिटिगेशन मेजर्स। क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज लाइफ स्टॉक को बचाने के लिए, हमारी जो हम लोग हैं, हमारी लाइफ्स को बचाने के लिए, जानवरों को बचाने के लिए, इकोसिस्टम को बचाने के लिए। और जब ऐसे डिज़ास्टर आते हैं तो देयर इज़ अ लॉस ऑफ प्रॉपर्टीज एज वेल। तो प्रॉपर्टी को बचाने के लिए हमें मिटिगेशन स्टेप लेना ज़रूरी होता है। डेवलप अर्ली, और मिटिगेशन में हम क्या कर सकते हैं, हम अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं, और जो इम्पैक्ट है उस इम्पैक्ट को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट बायोलॉजिकल डिजास्टर्स। Biological disaster refers to the large scale outbreak or incidents caused by infectious agents, pathogens, or biological agent that poses several threat to human health, animal population, or the environment. सो तो वो अगर बायोलॉजिकल डिज़ास्टर की बात की जाए तो वो क्या होता है, एक इंसिडेंस होता है जिसमें जो इन्फेक्टेड एजेंट्स होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे कीड़े या फिर कोई ऐसा वायरस जो कि काफ़ी हद तक ह्यूमन लाइफ को इम्पैक्ट कर सके, दैट इज़ अ बायोलॉजिकल डिज़ास्टर। जस्ट लाइक एग्जाम्पल ऑफ कोरोना वायरस। दिस डिज़ास्टर रिजल्ट फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, एक्सीडेंटल रिलीज और इंटरनेशनल इंटेंशनल एक्ट दैट कैन बी अ नेचुरल सोर्सेज। मतलब नेचुरली ओकरिंग जो बायोलॉजिकल डिजीज़ होते हैं, या तो दैट माइट बी द केस एक्सीडेंटली, मतलब कुछ ऐसा हम लोग तैयार कर रहे हों बट वो चीज़ ना हो के कुछ और हो जाए, दैट इज़ द एक्सीडेंटल रिलीजेस। और इंटेंशनल मतलब जो इंटेंशनली किया गया हो। बायोलॉजिकल डिजास्टर हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन पब्लिक हेल्थ, just like the coronavirus impact a huge amount of population's health, economy, social well-beings. Some biological disaster include bioterrorism, डेलिब्रेट रिलीज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स, मीन्स अपनी इच्छा से अगर हम कोई ऐसे बायोलॉजिकल एजेंट रिलीज़ करें जिसके थ्रू लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन गेट इंजर्ड और सीरियस हेल्थ डिजीज और इवन द डेथ, दैट इज़ अ bioterrorism. Example: anthrax, smallpox, biological toxins, which with the intent to harm or create fear among population, which this is considered bioterrorism. मतलब जो लोगों के दिमाग में, दिल में डर बैठा दे, ऐसी कोई डिजीज़, ऐसी कोई बीमारी, that is bioterrorism. Infectious disease outbreak of contagious disease like cholera, Ebola, Zika, measles can lead to the significant morbidity or mortality if not controlled promptly.
सो आउटब्रेक ऑफ कंटेंजियस डिजीज लाइक जैसे कि कोलेरा हो गया, एलोबरा हो गया, जिकरा, ये क्या कैन लीड टू द सिग्निफिकेंट मोरेबिलिटी और मोर्टिलिटी इफ़ नॉट कंट्रोल. मतलब अगर वी आर नॉट कंट्रोलिंग दिस डिजीज दैट कैन बी कॉज अ सीरियस प्रॉब्लम, सीरियस इंजरी, सीरियस इन्फेक्शन इन द पब्लिक हेल्थ. फूड बोर्न इलनेस, वेरी इजी, मतलब जो बीमारी खाने से हो रही हो दैट इज कॉल्ड द डिजीज विच इज कॉज्ड बाय द फूड और वाटर सोर्सेज, दैट इज़ फूड बोर्न इलनेस. यानी कि जब हम ख़राब खाना खा लेते हैं, फिर सड़ा हुआ खाना खा लेते हैं, वी गॉट द फूड पॉइजनिंग, दैट इज़ फूड बोर्न इलनेस. एग्रीकल्चर बायोलॉजिकल डिजास्टर, आउटब्रेक ऑफ एनिमल डिजीज लाइक एविना इन्फ्लुएंजा, लाइक ब्लड फ्लू, foot and mouth disease or swine flu. It can be devastate livestock population and impact food supplies. So there is also a disease, I don't know the name, but वो गायों के अंदर होता था जिनके थ्रू उनकी जो स्किन पे काफ़ी सारे पिंपल जैसा हो जाता था. दैट इज़ व्हाट इज़ एग्रीकल्चरल बायोलॉजिकल डिजास्टर्स. इनवेंसिव स्पीसीज एंड पेस्ट आउटब्रेक, introduction of invasive species or pest investigation can harm ecosystem, agriculture और human health. पेस्ट कंट्रोल, देयर इज़ अ पेस्ट कंट्रोल. जब ज़्यादा मक्खियाँ हो जाती है, ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं, तो वी कॉल द पेस्ट कंट्रोल टू स्प्रे द मेडिसिन. क्योंकि उससे क्या होता है, वो जो कीड़े होते हैं ना, वो ह्यूमन की हेल्थ को, एग्रीकल्चर, काफ़ी सारी फसलों को खा जाते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, इन्फेक्शन पैदा होता है. Environmental disasters, biological disaster can also result from environmental events such as toxic algae blooms or large area contamination of water resources. Environmental disease क्या होता है, जो ऐसी बीमारी जो हमारे इन्वायरमेंट से पैदा हो, जैसे कहीं पानी भरा होगा तो वहाँ से क्या हो जाएंगे, गंदगी पैदा होगी, जिसके थ्रू डिजीज़ पैदा होंगे. कहीं काई लगी होगी या कुछ गंदी जगह होगी, देयर इज़ अ जहाँ पे मतलब कि गंदा होता है ना, वहाँ पे बीमारियों का घर ज़्यादा होता है. जैसे स्लम्स एरिया जो होते हैं, उधर बहुत ज़्यादा बीमारियाँ रहती हैं, बट पीपल कैन सर्वाइव बिकॉज दे हैव नो अदर ऑप्शन ड्यू टू द लैक ऑफ पुअर हेल्थ सैनिटेशन. और मनी नहीं है, पहली बात तो उनके पास पैसे ही नहीं है, तो वो वहाँ से निकल नहीं पाते हैं. तो जो स्लम्स एरिया हो गया, जहाँ पानी भरा होता है, वहाँ पे क्या होता है कि बीमारियाँ पैदा होती हैं, उस बीमारियों के थ्रू हम वी गेट द इन्वायरमेंटल डिजीज. ओके, क्लासिफिकेशन देखते हैं. इन बायोलॉजिकल डिजास्टर्स में भी देयर आर क्लासिफिकेशन, जस्ट लाइक एपिडेमिक, पेंडेमिक. पेंडेमिक आपने सुना होगा, जो कोविड हुआ था, दैट इज़ द पेंडेमिक. एपिडेमिक क्या होता है, refers to the occurrence of a significant increase in a number of cases of a specific infectious disease with a particular region, with a particular population or the region. तो एपिडेमिक डिजीज़ होते हैं, वो डिजीज़ होते हैं जो कि कुछ पर्टिकुलर, कुछ ही एरिया में हुए, उस मतलब उस डिजीज़ से कुछ ही एरिया के लोग इम्पेक्टेड होते हों. एपिडेमिक इज़ मोर लोकलाइज्ड इन नेचर एंड डज नॉट नेसेसरी स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज और कॉन्टिनेंट. मतलब इट इज़ जस्ट अ लोकलाइज्ड डिजीज, इट कैन नॉट बी स्प्रेड फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट और अदर. जैसे जस्ट लाइक कोरोना वायरस इज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. हर जगह से, हर कॉन्टिनेंट से हमें खबर आती थी कि इतने कोरोना के केस आए हैं. दैट वॉज द पेंडेमिक, दैट डिजीज इज नोन एज अ पेंडेमिक. और एपिडेमिक एक लोकल एरिया में होता है, जैसे कि अगर कोई बीमारी स्लम्स एरिया में हुई तो वो ज़्यादा नहीं फैलती है. वहाँ पे भी इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे पानी अच्छा नहीं है, वहाँ पे लिविंग कंडीशंस इतनी ख़राब होती है, देयर इज़ अ नो क्लियर एयर वाटर, मतलब उनके पास कोई सुविधा नहीं है. तो ना सुविधा होने की वजह से जो बीमारी जनरेट होती है, दैट वी कंसनट्रेटेड ऑन ओनली ऑन अ स्लम एरियाज. ठीक है, एंड दैट इज़ एपिडेमिक. कहाँ पे हैं, हाँ. एपिडेमिक्स कैन वेरी इन अ साइज और सर्विटी affecting community or a region and may require specific public health measures to control their spread. तो जो स्लम्स एरिया का एग्जांपल लेते हैं, जो एपिडेमिक हो रहा है वहाँ पे, कैसी कोई बीमारी आ रही है, तो उसकी वो कितनी इंटेंस है, कितनी जल्दी फैल सकती है, वो सब चीज़ें डिसाइड उसकी बीमारी पे होती है. ठीक है, और इसके लिए हमें पब्लिक हेल्थ मेजर्स लेने पड़ते हैं ताकि वो बीमारी और ना फैले. एग्जाम्पल्स ऑफ एपिडेमिक इंक्लूड कोलेरा, प्लेग एक्सेट्रा. प्लेग, कोलेरा, ये सब ज़्यादातर यू नोटिस दैट कि
उन लोगों को ज़्यादा जिनके पास इलाज कराने के पैसे नहीं होते, क्योंकि वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। फिर जो वो बीमारी होती है, एक अगर किसी घर में किसी एक को हुई तो फिर वो फैलती चल जाती है। इट इज़ मोर लाइकली टू बी हार्मफुल टू बी इम्पैक्टेड ऑन पुअर पीपल्स, ठीक है। पर पेंडेमिक क्या होता है, इट इज़ इम्पैक्टेड टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। पेंडेमिक is a global outbreak of infected diseases that affect a large population of a world. It involves worldwide spread of a new and highly infected virus or pathogens on to which people have little or no immunity. ठीक है, तो ये होता है वर्ल्ड वाइड भैया, एक देश से दूसरे देश में भी हो सकता है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भी हो सकता है। और जो ज़्यादातर के इंसान को होगा जिसकी इम्यूनिटी कम हो गई, जो बच्चा होगा, मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शंस इज इम्पैक्टेड ऑन अ पुअर इम्यूनिटी। और जो पुअर इम्यूनिटी होती है वो ज़्यादातर या तो छोटे बच्चे की होती है या फिर बुजुर्गों की होती है। पेंडेमिक हैज सर्व सोशल, इकोनॉमिक एंड हेल्थ इम्पैक्ट, कॉज वाइड स्प्रेड इलनेस एंड मोटिलिटी। जो पेंडेमिक क्या है, सब सोशो इकोनॉमिक एंड हेल्थ इम्पैक्ट। इफ़ देयर इज़ अ कोरोना में देखा जाए तो सोशली सबका मिलना जुलना कम हो गया था, देयर इज़ अ लॉकडाउन। इकोनॉमी मतलब सबका धंधा तक बंद हो गया, तो देयर इज़ अ इकोनॉमिक क्राइसिस। लोगों के पास पैसे ही नहीं थे कमाने के लिए, और इस चक्कर से तो काफ़ी लोग अटेम्प्ट टू सुसाइड, उन्हें सुसाइड करना पड़ा, जैसे जो फार्मर्स वगैरह थे, क्योंकि उनके पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं थे। और हेल्थ को तो इम्पेक्ट वो करता ही है, ठीक है। इंस्टेंसेस ऑफ पेंडेमिक इंक्लूड, जैसे कि पेंडेमिक के क्या है, स्पेनिश फ्लू इन 1918 में, H1N1 इन्फ्लुएंजा जो स्वाइन फ्लू के नाम से हम जानते हैं, पेंडेमिक हुआ था 2009 में, और कोविड-19 हुआ था 2019 से 21 में। अब देखो इसमें अगर आप एक एग्जाम्पल ऐसे, मतलब एग्जाम्पल तो नहीं, पर अगर एक डिफ्रेंशिएशन देखना चाहो तो वो कैसे हो सकता है। ऑकरेंस में देखते हैं, आउटब्रेक में सडन ऑकरेंस ऑफ अ हाई नंबर ऑफ केसेस ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज दैन एक्सेप्टेड इन अ स्पेसिफिक रीजन और एरिया, स्पेसिफिक एरिया और कम्युनिटी। मतलब कि छोटी जगह पे ही या फिर कुछ जगह पे ही ऐसी कोई बीमारी आई हो, एकदम से आई हो, सडन है ना, सडन ऑकरेंस। एपिडेमिक्स में क्या होता है, ऑकरेंस व्हेन अ डिजीज स्प्रेड रैपिडली एंड अफेक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद इन अ स्पेसिफिक कम्युनिटी और रीजन। वही मतलब ऐसी कोई डिजीज़ आई है जो कि काफ़ी ज़्यादा नंबर लोगों को इम्पेक्ट कर रही है, पर वो स्पेसिफिक रीजन में ही है। इसको आप समझो तो आपके टाउन में जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे कोई बीमारी आई हो, इसको समझो तो विलेज में कोई बीमारी आई हो। पेंडेमिक spread over several countries or contingents and affect a significant portion of a global population। यानी कि जो ग्लोबली भी लोगों को अफेक्ट कर रही हो, उस वो डिजीज़ किसके अंदर आ जाता है, पेंडेमिक के अंदर आ जाता है। तो ये टाउन, ये विलेज, ये स्टेट हो गया हमारा, ठीक है। एंडेमिक constant presence and ongoing occurrence of a disease within a particular geographical area और population। यानी कि ये तो डिजीज़ होता है कि उस एरिया में वो काफ़ी टाइम से है। जैसे कि हिरोशिमा नागासाकी में जब वो बम फेंका गया था, उसकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी ना पैरालाइज और कुछ ना कुछ डिजीज़ के साथ पैदा हो रही थी। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी में भी हुआ था कि जो जनसंख्या पैदा हो रही थी आने वाली, उनके अंदर कुछ ना कुछ बीमारियां हो रही थी। तो दैट इज़ एंडेमिक, ठीक है। स्प्रेड को देखो तो ये लोकलाइज स्पेसिफिक कम्युनिटी में होती है, कन्फाइंड ये भी स्पेसिफिक रीजन में होता है, ये वर्ल्ड वाइड होता है, ये कांस्टेंट प्रेजेंस रहती है। ट्रांसमिशन, कैसे ट्रांसमिशन होता है, अफेक्ट अ लार्ज पॉपुलेशन विद इन द कम्युनिटी बट नॉट स्प्रेड। अफेक्ट करता है पर वो फैलता नहीं है, उसके लिए हम लोग मिटिगेशन स्टेप्स ले लेते हैं। इसमें क्या होता है, एपिडेमिक्स में आउटब्रेक बिकम अ एपिडेमिक आफ्टर सप्रेशन एंड एक्सेप्टेड नंबर ऑफ केसेस फॉर अ पर्टिकुलर रीजन। यानी कि जो आउटब्रेक होता है ये एपिडेमिक्स बन जाता है जब हम उस चीज़ को सर पासिस करते जाते हैं और वो काफ़ी लोगों के बीच में वो फैल जाता है। ये तो आपको पता है ग्लोबली फैल जाने वाला। ये क्या होता है, द नंबर ऑफ केसेस रिमेन रिलेटिवली स्टेबल ओवर टाइम। मतलब काफ़ी लंबे समय तक अगर वो केसेस उतने ही हैं, ठीक है। सपोज करो किसी भी चीज़ के केसेस अगर हमारे 30 लोग उससे इम्पैक्ट हो रहे, तो वो 30 लोग काफ़ी लंबे टाइम तक बने हुए हैं। तो ज़्यादा स्प्रेड नहीं होता, ज़्यादा कम नहीं होता, मतलब वो बना सा रहता है, ठीक है। कंसर्न क्या होता है, मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है, मेजर्स लेने की ज़रूरत है,
इसमें पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स की ज़रूरत होती है। कोलैबोरेशन, इसमें कंट्री कॉन्टिनेंट आपस में कोलैबोरेट करते हैं, फिर उस चीज़ पे वो काम करते हैं। जैसे कोरोना वैक्सीन जो हमने बनाई थी, हमारे इंडिया के लोगों ने, प्राउड ऑफ दैट, तो हमने बनाई थी, फिर हमने सबको बांटी भी, सारे देशों को बांटी, सारे कॉन्टिनेंट को बांटी, जहाँ जहाँ ऐसा कुछ था, जहाँ जहाँ कोरोना था वहाँ पे उन लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड की गई। डज नॉट रिक्वायर्ड हाइटेड पब्लिक हेल्थ कंसर्न, इसमें आपको ज़्यादा रिक्वायर्ड, जैसे कि अब जैसे वो हुआ था अपना हिरोशिमा नागासाकी का जब इंसिडेंस हुआ था, जब उसके बाद जो पीढ़ी दर पीढ़ी पैदा हो रही थी, उसमें ज़्यादा हमने उनको स्पेशली कुछ दिया नहीं था कि भैया ये कर लो, ऐसे तुम ठीक हो जाओगे। वो पैदा ही डिसेबल हो रहे थे, ठीक है, तो उसमें आप कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हो। मेजर बायोलॉजिकल डिजास्टर जो इंडिया में हुए हैं, मेन तो हमारा इंडिया है, हमें इंडिया के बारे में पढ़ना है, तो कोविड-19, जो कि जिससे मेरे हिसाब से तो हम सभी अवगत होंगे कोविड-19 से। जो कोविड-19 2019 से लेके 21 तक चला था, जो जिसको हम कहते हैं नोवल कोरोना वायरस SARS-CoV-2, जो दूसरी लहर आई थी उसके बारे में इम्पैक्ट किया था इंडिया को और वर्ल्ड को, जिसमें इन वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन, लॉकडाउन हमने करवा दिया, मतलब हुआ था देश में। हेल्थ केयर डिसरप्शन सिस्टम, हेल्थ की तो भाई साहब बहुत बड़ी धज्जियाँ उड़ गई थी उस टाइम पे। हमारे हॉस्पिटल्स भी इतने ज़्यादा, मतलब डॉक्टर्स बेचारे कितना काम करते हैं, 24 घंटे वो लोग काम करते थे। हॉस्पिटल के अंदर बेड ख़त्म हो गए थे, ऑक्सीजन सिलेंडर सब ख़त्म हो गए थे, एंड सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस तो थे ही। सो जब भी डिज़ास्टर होता है ना, चाहे इट्स माइट बी अ नेचुरल, इट्स माइट बी अ मैन मेड, देयर इज़ ऑल्सो इम्पैक्ट, देयर इज़ कंपल्सरी इम्पैक्ट ऑन अ सोशल एंड इकोनॉमिक एंड हेल्थ ऑफ अ पब्लिक हेल्थ, सॉरी। निफा वायरस आउटब्रेक, जो कि 2018 में हुआ था। केरला विटनेसेस ऑन आउटब्रेक ऑफ निफा वायरस इन 2018, केरला में हमें देखा गया था, रिजल्टिंग इन फर्टिलिटीज एंड पब्लिक हेल्थ कंसर्न। जो भी वायरस होगा ऑफकोर्स पब्लिक हेल्थ तो अफेक्ट होगी। स्वाइन फ्लू जो हुआ था 2009 में, इंडिया एक्सपीरियंस एन आउटब्रेक ऑफ H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस कॉमनली नोन एज स्वाइन फ्लू, 2009 में जो हमने देखा था। द आउटब्रेक रिजल्ट इन द न्यूमरस इन्फेक्शंस दैट एंड फैटलिटीज अक्रॉस द कंट्री। There is a lots of viruses infections. Apart from 2019 outbreak, India experienced seasonal outbreak of H1N1 influenza, leading to the flu-like disease and hospitalization. तो सीजनल आउटब्रेक ऑफ ये स्वाइन फ्लू, उसने क्या लीड कर दिया, फ्लू लाइक इलनेस और हॉस्पिटलाइजेशन। जापानीज सेप्लोटेटिस आउटब्रेक वेरियस स्टेट, ये पूरे इंडिया में नहीं था, हमने काफ़ी कुछ स्टेट्स में देखा था। मॉस्किटो बोन वायरल इन्फेक्शन था, प्राइमरी जो बच्चों को इम्पैक्ट कर रहा था, उनके न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे उसकी वजह से। मतलब जो मॉस्किटो बोन वायरल इन्फेक्शन था वो बच्चों को ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा था, जिसके थ्रू न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे बच्चे के अंदर। कॉलेरा आउटब्रेक, इंडिया हैज़ faced multiple cholera outbreak over the year due to the contamination water sources, leading to the several diarrheal disease and facilitated। मतलब जो मल्टीपल कोलेरा आउटब्रेक हुआ इंडिया के अंदर, किसकी वजह से, पानी के ख़राब होने की वजह से, पानी के दूषित होने की वजह से, जिसके थ्रू क्या होने लग गया, डायरिया जैसी बीमारी होने लग गई। ठीक है, और देखते हैं डेंगू तो आई थॉट सबने सुना होगा, इट्स वेरी कॉमन। जो मच्छरों की वजह से होता है, मॉस्किटो बोर्न वायरल इन्फेक्शन है, जिसमें अगेन जो हेल्थ वगैरह होते हैं काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होती है। अब बायो हज़ार्ड और बायोलॉजिकल हज़ार्ड एक ही चीज़ है, ओके। Biohazard are organic material or substances produced by pesticides, viruses, bacteria, fungi, and protein that present a risk of health of living organism, particularly humans. तो biohazards क्या होते हैं? Biohazards are
ऑर्गेनिक मटेरियल और सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय जो पेस्ट होती है ना, जो हम लोग क्या करते हैं, हम अपने फसल वगैरह पे पेस्ट जो छिड़कते हैं जैसे कीड़े ना लगे वो, या फिर वायरस या फिर बैक्टीरिया या फिर फंगी या फिर प्रोटीन दैट प्रेजेंट, जो कि प्रेजेंट होते हैं और इफ़ेक्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्थ को, मतलब पर्टिकुलरली कहा जाए तो ह्यूमंस की हेल्थ को। बायोलॉजिकल हजार्ड आर कैरेक्टराइज्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल इनटू 4 बायोसेफ्टी लेवल्स ऑफ BSL 1 to 4, मतलब BSL के 4 क्राइटेरिया हमें दे रखे हैं। BSL 1 क्राइटेरिया में क्या था, बैक्टीरिया या फिर वायरसेस जो कि बैक्यूलियस सबटाइल्स कैनिनस हेपेटाइटिस एंड सम सेल कल्चर एंड नॉन इन्फेक्टेड बैक्टीरियाज। प्रोटीन इज a minimum at the level of involving gloves and facial protection। सेकेंड में क्या आता है, ऐसे बैक्टीरिया और वायरसेस दैट कॉज माइल्ड डिजीज़ ऑफ ह्यूमंस, यानी कि जो थोड़े से कम माइल्ड यानी कि ज़्यादा डेंजरस ना हो, उस डिजीज़ को कॉज करती है ह्यूमन के अंदर, और आर डिफ़िकल्ट टू कॉन्ट्रैक्ट वाया एरोसोल इन लैब सेटिंग सच एज हेपेटाइटिस 1A B C, मम्स, मेलेसिस, HIV एक्सेट्रा, मतलब जो लैब टेस्टिंग में डिटेक्ट ना हो। Persecution is a little extreme with use of autoclave for scaling and biological safety cabinet, यानी कि सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं। SL3 जो है बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया और वायरसेस हैं दैट कॉज सर्व और फेटल डिजीज़ इन ह्यूमन, यानी कि ये ज़्यादा अमाउंट में इम्पैक्ट करते हैं, काफ़ी खतरनाक होते हैं, जैसे कि एंथ्रेक्स हो गया, वेस्ट हो गया, नाइल वायरस हो गया, मेरिस कोरोना वायरस हो गया। इसमें जो प्रिकॉशन जो लेने पड़ते हैं वो काफ़ी कठोर, काफ़ी मतलब मानना ही मानना ऐसे वाले होते हैं, काफ़ी सारे प्रोटोकॉल लेने पड़ते हैं, और इंक्लूड द यूज़ ऑफ रेस्पिरेशन एंड प्रिवेंट एयरबॉर्न इन्फेक्शन। SL4 जो BSL4 जो है वो क्या है, ऐसे वायरसेस हैं पोटेंशियली फैटल टू ह्यूमन फॉर विच इज़ नो नोन ट्रीटमेंट और वैक्सीन सच एज मर्बेस वायरस, एलोरा वायरस, लसा फीवर वायरस, इनकी कोई भी दवाई नहीं है, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने पड़ते हैं जैसे कि पॉजिटिव प्रेशर, पर्सनल सूट, सेग्रीगेटेड एयर सप्लाई। तो इसमें क्या होता है, इनकी कोई ज़्यादा ट्रीटमेंट दवाई होती नहीं है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, मिटिगेशंस लेने पड़ते हैं। बायोलॉजिकल डिजास्टर मैनेजमेंट लेजिस्लेचर इन इंडिया, इंडिया के अंदर कैसा है, दैट इज़ फर्स्ट जो लेजिस्लेशन है यानी कि जो लॉ बनाया गया है, दैट इज़ एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897। एपिडेमिक वही जो कुछ एरिया में होता हो। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। The Environmental Protection Act in 1981 and the Rules 1986. The Act provide for the Biomedical Waste Management and Handling Rule 1998 with a view of controlling the indiscriminate disposal of hospital biomedical waste. Disaster Management Act of 2005. ये सारे legislation is implemented by the Indian government for the biological disaster management. The Ministry of Health and Family Welfare is a nodal ministry for handling epidemics, decision making, advisory body and emergency medical relief provider. तो ये सब चीज़ें कौन देखती है हमारे इंडिया में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। The National Institution of Communicable Disease, the nodal agency for investigating outbreak, जो भी डिजीज़ का आउटब्रेक होता है उस डिजीज़ की इन्वेस्टिगेशन कौन करती है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नोडल मिनिस्ट्री है, किस लिए नोडल, यानी कि सुप्रीम मिनिस्ट्री है फॉर बायोलॉजिकल वारफेयर, use of biological agent as an act of war. MHA is also responsible for addressing threat prescriptions, setting up for deterrent mechanism for and providing intelligence input.
ठीक है। ये मतलब ये सब मिनिस्ट्रीज़ हैं जिनके अंदर ये सब काम आते हैं। ये सब लॉज बनाए गए हैं बायोलॉजिकल डिज़ास्टर मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए। अब हम लोग देखते हैं एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 जो ये है। देखते हैं ऐसा क्या है इस एक्ट के अंदर। द एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू टैकल द एपिडेमिक ऑफ bubonic plague that had spread in the erstwhile बॉम्बे प्रेसिडेंसी इन 1890s। तो ये एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्यों बनाया था, क्योंकि अगर आपने डेट देख ली होगी इस टाइम पे ब्रिटिश का राज था हमारे इंडिया के ऊपर। तो दैट्स वाई ये जो एक्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था किस एपिडेमिक को हैंडल करने के लिए। बुबुनोइक प्लेग फैला हुआ था कहाँ पे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर 1890s में। और ये एपिडेमिक क्यों कहा गया, क्योंकि ये केवल बॉम्बे में फैला गया था, इसलिए कोई स्पेसिफिक रीज़न में फैला गया चीज़ जो होती है, फैली गई इन्फेक्शन होता है, वो होता है एपिडेमिक। द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू इन्हांस द प्रिवेंशन ऑफ अ स्प्रेड ऑफ डेंजरस एपिडेमिक डिजीज़। तो क्या होगा एक्ट का, एक्ट बनाए क्यों, अगर कोई बीमारी है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए। इट एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश टेम्परेरी प्रोविजन and regulation that must address in order to combat or prevent disease outbreak। टेम्परेरी, इसमें क्या होता है, ये एक्ट गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो टेम्परेरी प्रोविजंस और रेगुलेशंस बना सकती है इस एक्ट को एड्रेस करने के लिए। ठीक है। एक्ट का की प्रोविजंस क्या थे। द एक्ट ऑथराइज, इस एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पावर दे रखी थी कि वो इसके रिलेटेड, इस प्लेग के रिलेटेड क्या बोलते हैं, लॉ बना सकते हैं। टू एक्ट एक्सेप्शनल मेजर्स एंड प्रिस्क्राइब रेगुलेशंस ऑब्जर्व बाय द सिटीजन टू स्प्रेड, मतलब ये बीमारी ना फैले उसके लिए दे कैन बी मेड सर्टेन लॉज और प्रिवेंशंस और मिटिगेशंस। ठीक है। इट आल्सो स्पेसिफाई पनिशमेंट, अगर किसी ने उस लॉ को तोड़ा, यानी कि अगर गवर्नमेंट ने ऐसा कोई लॉ बनाया है कि लॉकडाउन लग रखा है, कोई बाहर नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ धुरंधर चले और उनने अगर उस लॉ को तोड़ा तो उसके लिए उनको सज़ा मिलेगी। In 2020 the Epidemic Disease Act 1897 was amended in order to provide protection of healthcare several personals living premises as well as working place against any violation during the course of pandemic। तो 2020 के जो एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट नहीं, इन 2022 में जो एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट था 1897 का, उसको अमेंड किया गया इन ऑर्डर टू प्रोवाइड उसमें डाला गया कि हेल्थ केयर है और जो भी लोगों की परमिसेस है वर्क प्लेस पर, उनके ऊपर कोई भी वायलेशन ना हो, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उस चीज़ को भी ऐड कर दिया गया था इस एक्ट के अंदर कि भैया जो भी आप मिटिगेशंस बनाओगे, जो भी आप लॉ बनाओगे, वो इन सब चीज़ को ध्यान में रख के बनाओगे। अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनेंस एनी, और कोई भी उस ऑर्डिनेंस का अकॉर्डिंग कोई भी गिल्टी पाया जाता है, यानी कि ऐसा कुछ जो अटैक कर रहा हो डॉक्टर्स पे, हेल्थ वर्कर्स पे, आशा वर्कर्स पे, इसमें आशा वर्कर्स भी इंक्लूड हैं, उसको पनिशमेंट झेलनी पड़ेगी भैया 7 साल की, और उसको कॉग्निजेबल और नॉन बेल, मतलब उसमें बेल भी नहीं मिलेगी, ऐसे ऑफेंस में कंसीडर किया जाएगा। विदाउट एनी वारंट आपको अरेस्ट कर लिया जा सकता है अगर आपने लॉ तोड़ा तो। की इनिशिएटिव टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था वो क्या था, ये तो ब्रिटिश का गवर्नमेंट ने लिया था, वो है नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। ये की प्रोग्राम है फॉर द प्रिवेंशन या फिर कंट्रोल करना ऑफ आउटब्रेक एपिडेमिक ऑफ, ऐसे जो वो हुए थे वो इन्फेक्शन होता है, जैसे कि मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ, चिकनगुनिया हुआ एक्सेट्रा, इन पे वो क्या करेगी, इनको कम करने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया था जो था NVBDCP, मेजर्स टू प्रिवेंट या फिर कंट्रोल एपिडेमिक ऑफ वाटरबोर्न डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, जैसे कोलेरा हो गया, वायरल हेपेटाइटिस एक्सेट्रा हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, अगर पानी से रिलेटेड संबंधित कोई बीमारी हो रही है तो हम साफ़ वाटर देंगे। इंश्योर पर्सनल डोमेस्टिक हाइजीन को हम बेसिकली क्या होता है, हाइजीन अगर ख़राब होती है तो सारी बीमारियाँ वहीं से जन्म लेती हैं। हाइजीन को सुधारने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलांस प्रोजेक्ट, इट एम टू
strengthen capacity at the state or district level to detect and respond epidemic in a early rising state. इसमें क्या होता है, हम स्ट्रेंथन करेंगे स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, क्या डिटेक्ट करेंगे, मतलब कि क्या कहते हैं, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिटेक्ट कर लेंगे उस एपिडेमिक को जब वो बढ़ने वाला होगा। जैसे कि जैसे कि कोई भी चीज़ होगी, उससे जब वो बढ़ने वाली होगी ना, उसी टाइम पे हम उस चीज़ को डिटेक्ट कर लेंगे और वहीं पे प्रोटेक्शन लेंगे उसके अगेंस्ट उसको प्रिवेंट करने के लिए मेजर्स लिए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल इसमें क्या होगी, मजबूत हो जाएगी, मतलब वो अपने निर्णय खुद ले पाएगी। प्रोवाइडिंग एडिशनल टेक्निकल मैन पावर, एडिशनली हम मैन पावर देंगे, जैसे कि एपिडेमियोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, एंथ्रोमोलॉजिस्ट। ट्रेनिंग ऑफ रैपिड रिस्पॉन्स टीम, मतलब कि जैसे कि ना कुछ भी होता है, भगवान न करे पर कुछ भी होता है ऐसा, जैसे एक्सीडेंट हो गया तो मतलब कि कुछ बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो क्या होता है, हम एक से टीम तैयार करें जो तुरंत जाए उस जगह पे और जो भी मेडिकल फर्स्ट एड होता है ना, वो दे वहाँ पे लोगों को। तो ऐसे हमें एक टीम तैयार करके रखनी पड़ेगी। लेबोरेटरीज़ को हम स्ट्रेंथन कर सकेंगे ताकि जो बीमारी है ना, वो हम जल्दी पकड़ सकें। ये नहीं कि हमें काफ़ी टाइम तो हमें बीमारी पहचानने में लग गया कि बीमारी एग्जैक्टली है क्या। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ IT नेटवर्क फॉर डाटा कंपाइलेशन, डिसेमिनेशन, एनालिसिस। IT नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि हम जल्दी से जल्दी पता कर पाएँ कि भैया बीमारी क्या है, उसके बारे में पढ़ पाएँ वगैरह वगैरह। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन 2005, इट केम इनटू फोर्स इन इंडिया, 2007 में आई थी इंडिया के अंदर। इसका काम क्या है, कोर्स कैपेसिटी टू डिटेक्ट, एक्सेस और नोटिफाई एंड कंट्रोल ऑल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। तो इंटरनेशनली पब्लिक की हेल्थ को पे ध्यान देना, मतलब कोई भी ऐसी कोई बीमारी है जिसमें पब्लिक हेल्थ इफ़ेक्ट हो रही है तो उस पर ध्यान देना, उस पर काम करना, ये इसके अंदर आता है। NDMA गाइडलाइंस ऑन बायोलॉजिकल डिजास्टर, ये देखते हैं। NDMA पुट फॉरवर्ड गाइडलाइंस ऑन मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल डिजास्टर, इसने 2008 में दी थी गाइडलाइंस। पहला क्या था, कैपेसिटी डेवलपमेंट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डिजास्टर। It should be vulnerability and risk analysis of various epidemic in aftermath of natural disaster or biological threat associated with a particular reason। कोई भी particular reason पे vulnerability, रिक्स, मतलब कि कौन उस ऐसे ग्रुप जो उस चीज़ की चपेट में जल्दी आ जाते हैं, जिनका रिक्स जल्दी होता है उस इन्फेक्शन की चपेट में आने का, उसको डिटेक्ट करती है और नेचुरल डिजास्टर होने के बाद उनको सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि कभी भी कुछ ऐसे फ्लड वगैरह आ जाता है तो हमारी इंडियन आर्मी जाती है, वहाँ के जो लोग फंसे हुए होते हैं उनको निकालती है, उनको खाना प्रोवाइड करवाती है और जितनी जल्दी हो सके उनके लिए सुविधा करने की कोशिश की जाती है। ये वही चीज़ है, ठीक है। ये किसके अंदर आते हैं, NDMA की गाइडलाइंस के अंदर आता है कि भैया अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो आपको ये करना पड़ेगा। फार्मास्यूटिकल एंड नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस ऑन बायोसेफ्टी, बायोसिक्योरिटी मेजर्स, tools to be developed to monitor the status of available pharmaceutical interventions including antibiotics, chemotherapeutics, ये जो भी लिखा, antiviral and listing of essential drugs that may be required to manage biological emergency। तो ये सब तो राइट सी बात है ना, मतलब कि ऐसे टूल्स, ऐसे मतलब ऐसी दवाइयाँ आपको उपलब्ध रखनी पड़ेगी जो कि आती है फार्मास्यूटिकल्स मेजर्स के अंदर। जैसे जब कोरोना हुआ था तो कोरोना वायरस की जो बीमारी थी, उसकी वैक्सीन थी, वो अपनी इंडिया ने बनाई थी, है ना। मैकेनिज्म टू एम्प्लॉय वेरियस फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस लाइक सोशल डिस्टेंसिंग। और नॉन फार्मास्यूटिकल में आप क्या कर सकते हो, कोरोना वायरस हुआ तो हमने क्या किया, मास्क वगैरह पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखी, सैनिटेशन करते रहे अपने हाथ को, कोई भी चीज़ बाहर से आती थी उसको पहले गर्म पानी में डालते थे, नमक के पानी में डालते थे, जो भी हमने किया, दैट वाज व्हाट वाज दैट इज़ नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस। डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल इमरजेंसी, जैसे कि हमने हॉस्पिटल्स बनवा दिए थे, मतलब हॉस्पिटल्स तो खैर थे पर बेड ज़्यादा अरेंज करवाना, ऑक्सीजन सिलेंडर्स को अरेंज करवाना
और अगर हॉस्पिटल भर जा रहे हैं तो हम छोटा सा कैंप लगा के वहाँ पे लोगों का इलाज कर रहे थे। हमारे डॉक्टर्स जो थे, मोबाइल हॉस्पिटल्स बना देना, यानी कि वैन के अंदर हॉस्पिटल्स बना देना, ताकि जिसको तुरंत ऐसा एड्स की ज़रूरत पड़े, फर्स्ट एड की, तो हम उसे दे सकें। ये नहीं हम पहले उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, फिर भैया जब तक जाते जाते इंसान की जान ही चली गई। तो जो फर्स्ट एड होता है वो आपको तुरंत देना होता है। तो हमें ऐसे मोबाइल हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए जिसके थ्रू जो पेशेंट है उसको डायरेक्ट हॉस्पिटल ना ले जाते हुए फर्स्ट एड जो है वो हम वहाँ पे उसको तुरंत दे दें, ताकि उसकी जान तो बच जाए। Developing a mechanism for enhancing international cooperation. The mechanism for international cooperation to include both resource sharing, जैसे कि हमारे पास अगर कुछ नहीं है तो हमें कहीं बाहर के देश से लेना चाहिए, बाहर वाले देश को भी देना चाहिए चुपचाप देना चाहिए कि नहीं, है कि नहीं। आदान, जैसे कोरोना वैक्सीन जब हमने बनाई थी तो हमने दी थी बाहर वाले देशों की, भैया तुम भी अपने जाओ लोगों को सही करो। जस्ट लाइक द कि रिसोर्स शेयरिंग होनी चाहिए, स्टॉक पाइलिंग ऑफ मेडिकल लॉजिस्टिक्स होनी चाहिए एट रीजन लेवल, जॉइंट इंटरनेशनल मोक एक्सरसाइज होनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर। तो ठीक है, देखो केस स्टडी दी गई है कोविड-19 की, तो लोगों ने ना जिया ये फेस कोविड-19 वाला, तो मुझे नहीं लगता इसमें तो किसी को कोई दिक्कत आनी चाहिए। कोविड-19 को हम क्या बोलते हैं, कोरोना वायरस डिजीज 2019, हाईली कंटेंजियस थे, पोटेंशियल किस चीज़ पे अफेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी इलनेस, रेस्पिरेशन में दिक्कत दे रहा था बाय नोवल कोरोना वायरस SARS कोविड-2। डिजीज़ फर्स्ट आइडेंटिफाई किया गया था दिसंबर में 2019 के, कहाँ पे, वुहान हुबाई प्रोविजन चाइना के अंदर, जहाँ के बाद फिर वो भैया पूरे देश में फैल गया। 2000 कोविड-19 कैन बी रेंज माइल्ड सिम्टम्स ऑफ, क्या हो रहा था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, है कि नहीं, थकान जैसा हो रहा था, और स्पेशली जो अडल्ट थे, जो बुज़ुर्ग थे, उनके अंदर ये ज़्यादा पाया जा रहा था। प्रिवेंटिव मेजर्स हमने क्या लिए, हमने टेस्टिंग करवाई गई, हमने क्वारंटाइन रखा गया लोगों को, क्या कहते हैं कुछ नहीं, 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रखा गया था। ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क वगैरह पहनना, लॉकडाउन करवा देना और अपने घर में रहो, ऐसा वैसा हमने बहुत चीज़ की थी। मतलब इंडियन सरकार ने भैया बहुत किया था जब कोविड आया था। चैलेंजेस क्या थे भैया, लार्ज पॉपुलेशन है इतनी सारी, और जैसे कि हमारी दिल्ली NCR का रीज़न हो गया, मुंबई का रीज़न हो गया, यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, सब भरे पड़े हैं लोग भीड़ भड़करी की तरह, तो वहाँ पे इसको थोड़ा सा बचा के रखना इज़ एक्चुअली चैलेंजिंग। पुअर पब्लिक हेल्थ हाइजीन थी, अनसर्टेन इनकबिनेशन पीरियड, यानी कि विच इज़ द टाइम बिटवीन इन्फेक्शन एंड द अपीयरेंस सिम्टम्स विच आर नॉट प्रिसाइज, मतलब हमें ना पता नहीं चल रहा था लोगों के अंदर कि इसके अंदर कोरोना है। वो काफ़ी जब फैल जाता था ना पूरे शरीर में, तब पता चल जाता है सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ये सब हो रहा, खांसी जुकाम हो रही है, तब जाके पता चल जाता भैया ये तो कोरोना वायरस इन्फेक्टेड है, मतलब कोरोना इसके अंदर है। तो वो हमें ना पहले नहीं पता चल रहा था, बाद में पता चल रहा था, जिसकी वजह से ना वो स्प्रेड हो जा रहा था बार बार, मतलब जैसे कि अब किसी इंसान के अंदर है कोरोना वायरस और स्टार्टिंग के अर्ली सिम्टम्स तो पता ही नहीं है, तो उसके अंदर फैल जाएगा, तो वो जिसके इम्फेक्ट में आया है उसको भी तो होगा ही ना, तो वो एक बड़ी चैलेंजिंग था। सुपर स्प्रेडिंग फिनोमिना बहुत ज़्यादा फैल रहा था, और रूमर्स, और भैया सोशल मीडिया पे तो पता नहीं क्या कुछ चला दिया था कि कोविड-19 वैक्सीन कुछ नहीं होती है, बस पागल बना रहे हैं ये वो, मतलब वायरल डिजीज से ज़्यादा तो वो रूमर्स फैल रहे थे। फिर इंडिया का रिस्पांस कैसा रहा इसको डील करने में, पब्लिक हेल्थ रिस्पांस टू आउटब्रेक टिपिकली इन्वॉल्व 3 फेजेस। पहले था कंटेम्प्ट, डिले, मिटिगेशंस, हमने ये 3 चीज़ें। कंटेम्प्ट फेज में द मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू डिटेक्ट एंड आइसोलेटेड इन्फेक्टेड केस प्रोमिनेंटली। इसमें क्या था कि जो इंसान, इसमें हमने मेनली ना लोगों को ना आइसोलेट करना, क्वारंटाइन करना शुरू कर दिया, भैया जो जो है इसके अंदर, जो जो जिसके अंदर कोरोना वायरस है उनको पहले एक जगह पे रखो, उनको लोगों से पहले दूर रखो। फिर क्या था, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वॉज एसेंशियल टू आइडेंटिफाई द आइसोलेटेड पीपल हु हैव बीन इन कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, और फिर उनको लोगों को पकड़ो जो उस इफेक्टेड, जो कोरोना इन्फेक्टेड पीपल थे उसके संदर्भ में आए, उससे मिले जुले। जैसे कि अमिताभ बच्चन जी को कोरोना वायरस हुआ था तो उनके पूरे घर को सील कर दिया गया था। मेजर्स लाइक ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, घूमने फिरने पे मना कर दी थी, ट्रैवल करने पे मना कर दिया था, मास गैदरिंग मना कर दी गई थी, स्कूल बंद कर दिए गए थे, कॉलेज बंद कर दिए गए थे, वर्क प्लेसेस बंद थी,
The Ministry of Home Affairs issued direction to the state through the National Disaster Management Authority under the Disaster Management Act. ये सब था, वो जो भी था इसमें था। डीएम एक्ट एज टू इनहेरेंट इशू रिगार्डिंग द कोविड-19। दो इश्यूज बताए थे। द लैक ऑफ अप्रोप्रिएट लीगल फ्रेमवर्क टू मैनेज एपिडेमिक्स। लीगल फ्रेमवर्क जो था उसको मैनेज करने के लिए कहीं ना कहीं कमी थी, और ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सेंट्रलाइजेशन पावर भी एक इशू था। डिले फेज में क्या हुआ? ड्यूरिंग दिस फेज सोशल डिस्टेंसिंग स्ट्रेटजी एंड पर्सनल प्रोटेक्शन मेजर्स वर यूटिलाइज टू स्लो डाउन द ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज़, स्पेशली व्हेन नो वैक्सीन वाज अवेलेबल। तो हमने क्या किया, सोशल जो नॉन फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिसेस थे ना वो कर रहे हैं इसमें हमने, ताकि जो जब तक वैक्सीन उसकी अवेलेबल नहीं हुई। एक्शन इंक्लूड, ये हमने जितनी भी जगह गैदरिंग हो सकी थी, हैंडशेक वगैरह सब चीज़ें, मतलब वो सब चीज़ें हमने बंद कर दी थी। भैया अभी कुछ टाइम के लिए दूर ही रहो। मिटिगेशन फेज में क्या गया? द फोकस शिफ्टेड टू द प्रोवाइडिंग ऑप्टिमल केयर ऑफ हॉस्पिटलाइज पेशेंट एंड सपोर्टिंग दोज विद द माइल्ड इन्फेक्शन हु डिड नॉट रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन। तो लोगों को भर्ती करना शुरू किया गया हॉस्पिटल के अंदर। डॉक्टर्स जो दिन रात मेहनत किए जा रहे थे, उनको 24 घंटे उन पे निगरानी रखी जा रही थी कि कैसा अब हेल्थ है वगैरह वगैरह। और जो इंसान को हॉस्पिटल नहीं मिल रहा था उसको वहीं कैंप लगा के क्या कहते हैं फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही थी। प्लान्स वर पुट इन प्लेस टू मिनिमाइज टू ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ डिजीज़ ऑन सोसाइटी, पब्लिक सर्विस एंड इकोनॉमी। Vaccination, a time-bound plan was implemented to achieve 100% vaccination of eligible population group, essentially in the high focus districts। तो वैक्सीनेशन, जैसे वैक्सीनेशन बनी तो जहाँ पे ज़्यादा डर था वहाँ पे वैक्सीनेशन सबसे पहले प्रोवाइड की गई। तो मतलब काफ़ी चीज़ें जो ये जो सब जो फेस हमने देखा, तो इसको समझना और लिखना इज़ नॉट दैट मच क्या बोलते डिफ़िकल्ट, क्योंकि ये फेस तो जिया है हमारी तो जनरेशन ने भैया जिया है ये फेस। तो ये था बायोलॉजिकल डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में। अगली वीडियो में हम लोग कोल्ड वेव के बारे में, और ऐसे करते करते हम लोग डिफरेंट डिज़ास्टर्स के बारे में पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।